अब एडवांटेज ऑफ एनसीआरएफ जैसे सबसे पहली बात है रिमूवल ऑफ हार्ट सेपरेशन। हार्ट सेपरेशन का मतलब क्या है कि तुमने पढ़ाई नहीं की है, तुमने पढ़ाई करी है। दो कैटेगरी रहती थी ना, तुम तो 8वीं के बाद पढ़ाई करे नहीं हो, ऐसा हम कई बार किसी को बोल देते थे कि तुम तो पढ़े लिखे नहीं हो। और चाहे वो 8वीं के बाद में बहुत अच्छा कारपेंटर बन गया हो या फिर प्लम्बर बन गया हो या फिर कोई और दूसरी स्ट्रीम में, या 8वीं के बाद में उसने पढ़ाई छोड़ दी और स्पोर्ट्स में नेशनल लेवल पे स्पोर्ट्स खेल रहा है। ठीक है, नेशनल लेवल का स्पोर्ट्स खेल रहा है, बट क्योंकि 8वीं पढ़ा नहीं है, इस वजह से ये 8वीं के बाद में पढ़ाई छोड़ दी है, तो उसको ये सोचा जा रहा है कि वो कमजोर है। अरे भैया, वो नेशनल लेवल की टीम में क्रिकेट खेल रहा है, या वॉलीबॉल खेल रहा है, या फुटबॉल खेल रहा है, टेनिस खेल रहा है, कराटे में गया हुआ है, स्विमिंग कर रहा है। तो आप हमेशा सिर्फ एकेडमिक एजुकेशन के बेसिस पे किसी को जज नहीं करेंगे। तो ये जो हार्डकोर सेपरेशन पहले बना हुआ था, वो सेपरेशन अब आगे चल के हटेगा। तो ये नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के आने के बाद में ये सबसे बढ़िया फैसिलिटी मिलने वाली है लोगों को। होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा, फ्लेक्सिबल चॉइसेस होगी, और कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन होगा। ये सारी चीजें नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के आने के बाद होगी। नंबर 2 क्या होगा? इक्विवेलेंस स्टैब्लिश होगी। इक्विवेलेंस का मतलब क्या है कि अगर किसी कैंडिडेट ने, किसी स्टूडेंट ने अ, एक सर्टिफिकेट क्लियर किया, और वो सर्टिफिकेट में यह है कि किसी पर्सन को कराटे में लेवल 4 का माना गया है। ठीक है, तो लेवल 4 का कराटे अगर किसी ने किया है तो उसको क्लास 12th के बराबर माना जाएगा। कराटे में किसी ने लेवल 4 का सर्टिफिकेट ले लिया तो वो इक्विवेलेंट टू क्लास 12th माना जाएगा, अभी नए क्रेडिट फ्रेमवर्क के आने के बाद में। मतलब इसमें जनरल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन और स्किलिंग प्लस एक्सपीरियंस, ये सारी चीजों का कहीं से भी आपने लर्निंग किया हो, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क की एक कॉमन चीज है, आप हमेशा ध्यान में रखेंगे या ये हमेशा देखेंगे कि आपने लर्निंग कहीं से भी की हो, बट अगर आपने वो एग्जाम क्लियर कर ली किसी लेवल की, तो उस लेवल के इक्विवेलेंट जो भी स्कूल का हो, कॉलेज का हो, वो आप कंसीडर किए जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे इक्विवेलेंस यहाँ पे एस्टेब्लिश होगी। और हर एक जो भी आपने इक्विवेलेंस, मतलब आपने कोई भी स्किल्स एक्वायर की है, तो स्किल एक्वायर करने से आपको इक्विवेलेंस नहीं मिल जाएगी, आपको एक एग्जाम देनी पड़ेगी, असेसमेंट देना पड़ेगा। असेसमेंट अगर आपने क्लियर किया तो ही आपको ये सर्टिफिकेट मिलेगा या इक्विवेलेंस कंसिडर किया जाएगा। ठीक। मोबिलिटी, अब आपको एक जगह से दूसरी जगह अगर ट्रांसफर लेना है, मतलब अगर आप कोई एक स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं और वहां से आपको किसी दूसरे स्ट्रीम में, दूसरे कॉलेज में या दूसरी यूनिवर्सिटी में या कहीं और आपको जाना है, तो ये जो मोबिलिटी है, एक जगह से दूसरी जगह जाने वाला जो मोबिलिटी है, ये मोबिलिटी आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी इस नए क्रेडिट फ्रेमवर्क के आने के साथ, है ना। हालांकि ये आ चुका है, तो पर इम्प्लीमेंट बहुत सारी जगहों पे अभी होना बाकी है ना। मतलब एक्सेप्टेंस और इम्प्लीमेंटेशन, ये दो चीज अभी बहुत जरूरी है नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के सक्सेसफुल होने में, है ना, जो कि समय के साथ होगा। पूरे देश में, इतना बड़ा देश है, हर किसी की अपनी अपनी समस्याएं हैं, है ना। तो धीरे धीरे करके चीजें आगे बढ़ेगी, बट हाँ, अ, मुझे ऐसा लगता है कि अगले 4 या 5 साल में ये स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, और बहुत अच्छे से लोग उसको समझ भी पाएंगे कि ये एक्चुअली है क्या चीज। ठीक है, तो अभी जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अभी तो सिर्फ मैं ये बोल सकता हूँ कि अभी ये जो वीडियो है, ये ट्रेनर जो भी अभी किसी भी एजुकेशनल फील्ड में है, कहीं पर भी, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो वोकेशनल ट्रेनिंग में हो, आईटीआई में हो या फिर कॉलेज में हो,
ये वीडियो अभी उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। और बहुत कम स्टूडेंट को अभी ये इतना इजीली समझ में आएगा। बट हाँ, क्योंकि आप स्कूल या कॉलेज में हैं तो आप लोग की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्लीज़ आप ये सारी चीज़ें स्टूडेंट को बताइए या पेरेंट्स को एक सेशन लीजिए कि अभी ये फीचर्स आपके बच्चों के लिए अवेलेबल होने वाला है। नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क आ गया है। इसमें आप अपने बच्चे को कहाँ से कहाँ पे लेके जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको ये बताना चाहिए, है ना? तभी उनके पास, क्योंकि पेरेंट्स को तो पता नहीं है ना, पेरेंट्स थोड़ी ना ये पूरी गाइडलाइन को पढ़ेगा। पेरेंट्स को आप ही टीचर, एज टीचर आप ही वहाँ पे बताएंगे कि ये सारी चीज़ें आपके बच्चों के लिए अब नए तरीके से आ रही है। ठीक है? और हो सकता है कि उनमें से कोई बच्चा जो है या फिर पेरेंट्स है, वो अपने बच्चे को स्किलिंग में आगे बढ़ाने की कोशिश करे, वोकेशनल ट्रेनिंग उस पे दे, उसको स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने के लिए हेल्प करे, या म्यूजिक में आगे बढ़ने के लिए या आर्ट्स में आगे बढ़ने के लिए हेल्प करे। ये आप लोग जितना ज़्यादा पेरेंट्स को एजुकेट करेंगे, उतना ज़्यादा बच्चे लोग को बेनिफिट रहेगा। ठीक है? बेनिफिशियल रहेगा। तो ये मोबिलिटी जो है एनसीआरएफ की एक बहुत बड़ी बहुत बड़ा एडवांटेज है कि हम कहीं से भी कहीं पे भी मोबिलाइज मतलब शिफ्ट हो सकते हैं या ट्रांसफर लिया जा सकता है। देन मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट हम बहुत बार देख चुके हैं कि अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये बोलता है कि अगर कोई फर्स्ट ईयर पढ़ाई किया है और उसके बाद उसने आगे की पढ़ाई नहीं करी है, तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, फर्स्ट ईयर का सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर उसने 2 साल की पढ़ाई कर ली, अगर 3 साल का अगर ग्रेजुएशन है तो उसको सेकेंड ईयर पे डिप्लोमा मिल जाएगा। और अगर थर्ड ईयर की उसने कंप्लीट कर ली तो उसको 3 साल का डिग्री मिल जाएगा। ठीक है? पर इन तीनों में से कोई भी अगर एक चीज नहीं करता है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। उसने 2 साल पढ़ाई करी और 2 साल पढ़ाई करने के बाद में उसने आगे की पढ़ाई छोड़ दी, तो उसके पास फिर भी डिप्लोमा है। 1 साल पढ़ाई किया, फर्स्ट ईयर किया, फर्स्ट ईयर के बाद छोड़ दिया, फिर भी उसके पास एक सर्टिफिकेट है। वो ऐसा नहीं बोल वो ये नहीं बोलेगा कि मैंने पढ़ाई नहीं करी है। पढ़ाई करी है, पर मुझे अभी सर्टिफिकेट मिला है क्योंकि मैंने सिर्फ फर्स्ट ईयर किया है। आगे चल के मैं जिस दिन सेकेंड ईयर कर लूंगा तो मुझे डिप्लोमा मिल जाएगा। और थर्ड ईयर अगर कंप्लीट हो जाता है मेरा 3 साल के ग्रेजुएशन प्रोग्राम में, तो उसको ग्रेजुएशन का डिग्री मिल जाएगा। ठीक है? तो ये फीचर जो है वो मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट का है कि आप फर्स्ट ईयर के बाद में 2 साल छोड़ के गैप करके फिर आगे डिप्लोमा के लिए अप्लाई कर सकते हो, और उसके बाद डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है? और जो भी एक्यूमुलेटेड आपका है, मतलब जैसे आपने सर्टिफिकेट ले लिया, तो सर्टिफिकेट जो है वो आपके एबीसी में क्रेडिट के रूप में पड़ा रहेगा, और जब भी आपको इसको आगे कंटिन्यू करना है तो आप उसको कर सकते हो। ठीक है? ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग को प्रमोट करता है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग को प्रमोट करता है का मतलब ये है कि आप जिंदगी भर पढ़ते रहो, जिंदगी भर पढ़ते रहो, और जो भी आपने पढ़ा है या सीखा है, चाहे आपके एक्सपीरियंस से ही आपने उसको सीखा है, तो वो आपके एक्सपीरियंस को भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट किया जाएगा और उसे रिकॉग्नाइज किया जाएगा कि आपको क्या आता है या आपने क्या सीखा है। ठीक? आपको एक एग्जाम देनी होगी बस। तो इंटीग्रेशन ऑफ एजुकेशन, जो 5वें नंबर का बहुत बढ़िया एडवांटेज है, वो है इंटीग्रेशन ऑफ एजुकेशन, स्किलिंग एंड एक्सपीरियंस। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो एनसीआरएफ है वो 3 डायमेंशनल अप्रोच से किसी भी लर्नर को सर्टिफाई करता है या उसको डॉक्यूमेंट देता है कि आप कुछ आप जानते हैं। तो नंबर वन एजुकेशन, आप फॉर्मल एजुकेशन से अगर आपने कुछ पढ़ाई करी है तो आपको डॉक्यूमेंट मिलेगा। अगर आपने कोई स्किल एक्वायर करी है किसी भी फील्ड में, तो उस स्किल्स के अगेंस्ट में आपको एक डॉक्यूमेंट मिलेगा कि आपको आप किस स्किल्स में किस लेवल के महारथी है। और तीसरा, अगर आपने एक्सपीरियंस लिया है तो एक्सपीरियंस के बेसिस पे भी आपको सर्टिफाई किया जाएगा कि आपको कौन सा काम किस लेवल का आता है। ठीक है?
तो यही चीज इसमें बताई गई है कि कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग अप्रोच है। आप स्किलिंग है, एजुकेशन है, एक्सपीरियंस है, सभी से कर सकते हो। मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट, कहीं से भी आप कहीं पे भी आप एंट्री ले सकते हो और एग्जिट भी आपको कहीं पे भी आप चाहो तो ले सकते हो, है ना। बेनिफिट ऑफ डाइवर्स लर्निंग, मतलब कुछ भी आप पढ़ सकते हो। अगर आपको स्कूल में पढ़ते पढ़ते ऐसा लगता है कि आपको कारपेंटरी सीखनी है, सीख सकते हो। स्कूल एजुकेशन के साथ साथ भी सीख सकते हो। स्कूल एजुकेशन को छोड़ के भी अगर आप चाहो तो ये कारपेंटरी या वेल्डिंग या प्लम्बिंग या स्पोर्ट्स या म्यूजिक या आर्ट्स, जो भी करना है, बहुत अच्छी पेंटिंग बनाना अगर कोई सीख जाए, वो भी यहाँ पे पॉसिबल है। ठीक है। तो एजुकेशन, स्किलिंग और एक्सपीरियंस, ये तीनों चीजों को तीन डायमेंशन कहा गया है लर्निंग, थ्री डायमेंशन ऑफ लर्निंग, जो कि हम आगे चल के अभी एक प्रॉपर मस्त बढ़िया सा चार्ट बनाया हुआ है, जो ये कमेटी है, इस कमेटी ने बनाया है, और उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया हुआ है। तो हम वो आगे चार्ट को देखने वाले हैं। तो एडवांटेज क्या था कि इंटीग्रेशन ऑफ एजुकेशन, स्किलिंग और एक्सपीरियंस, ये सारी चीजें एक साथ है। देन क्रेडिटाइज, जो भी आपने पढ़ा वो आपका एबीसी में ऐड हो जाएगा। जो भी आपने लर्न किया, एग्जाम दिया, अगर आपने 30 घंटे की कोई लर्निंग की है ना, तो 30 घंटे का एक क्रेडिट होता है। 1 क्रेडिट इज इक्वल्स टू 30 आवर्स ऑफ लर्निंग। 30 घंटे आपने 30 घंटे आप क्या क्या चीज लर्न कर सकते, किस किस तरह से लर्न कर सकते हो, हालांकि आगे कवर कर रहे हैं इस पे, कि अगर आपने क्लासरूम रूम लर्निंग ली है, या आपने किसी प्रैक्टिकल चीजों को काम करते करते सीखा है, या आपने ओजेटी के रूप में कहीं जाके थोड़ा सा थ्योरी, थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखा है, या सिर्फ लर्निंग ली है। आप 30 घंटे अगर किसी एक टॉपिक के ऊपर बिताए और आपने जो सीखा उसका आपने एग्जाम दिया और आपको एक सर्टिफिकेट मिला, एग्जाम के बाद अगर आपने पास हो गए तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, जो ये बताएगा कि आपने एक क्रेडिट अक्यूमुलेट किया है या एक क्रेडिट अर्न किया है ना। तो वो एक क्रेडिट जो आपको मिला है, वो हर बार, हर 30 घंटे पे, हर 30 घंटे, जितना जितना आप 30 30 घंटे की पढ़ाई करते जाओगे या लर्निंग करते जाओगे और एग्जाम देते जाओगे, तो आपको उसका एक सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट मिलेगा, और वो डॉक्यूमेंट आपको आपके एबीसी में ऐड करते कर दिया जाएगा। ठीक है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में अगर आपने कोई एक कोर्स किया 240 घंटे का, तो 240 घंटे का अगर आपने कोर्स किया, इसका मतलब यह है कि आपने 30 आवर्स का एक क्रेडिट, है ना। 30 आवर्स का एक क्रेडिट का मतलब यह है कि 240 डिवाइडेड बाय 30, मतलब 8। आपने 8 क्रेडिट अर्न किए, अगर 240 घंटे का अगर आपने कोई कोर्स किया, तो वो आपका क्या कहलाएगा, आपने 8 घंटे 8 क्रेडिट पॉइंट अर्न किए। ठीक है। तो हर लर्निंग को क्रेडिटाइज किया जाएगा, चाहे वो आपने 240 घंटे स्कूल में बैठ के पढ़ाई करा हो, 240 घंटे आपने फील्ड पे रहते हुए काम सीखा हो, या फिर आप काम करते करते 240 घंटे आपने बिता दिए, तो वो आपका लर्निंग हो गया। ठीक है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग जिसको बोल सकते हैं हम। तो ये हमारे किसी भी प्रकार की लर्निंग हो, हर एक लर्निंग को पॉइंट या डॉक्यूमेंट किया जाएगा और उसको क्रेडिटाइज किया जाएगा। रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, आपने जो भी सब सीखा है, जो भी कुछ सीखा है काम करते करते, फॉर्मल हो, इनफॉर्मल हो, कहीं से भी आपने कोई भी ट्रेडिशनल मेथड से है या नॉन ट्रेडिशनल मेथड से आपने लर्निंग की है, अगर आपको कोई काम करने आता है और अगर आप एक एग्जाम दे देते हैं उस पर्टिकुलर स्किल से रिलेटेड, तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ये आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, और ये भी लोकल सर्टिफिकेट नहीं रहेगा, ये नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट रहेगा। ये सर्टिफिकेट आपको पूरे देश में एक बराबर मान्य सर्टिफिकेट रहेगा। ठीक।
और ये कॉमन पोर्टल है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, जिसको जो स्किल इंडिया के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल्स के अंडर आता है, और गवर्नमेंट इसे ऑपरेट करती है। इससे ही ये सर्टिफिकेट आपको जनरेट करके मिलेगा, अगर ये सर्टिफिकेट आप पास कर जाते हो या एग्जाम पास कर लेते हो तो। ठीक है। तो ये आपको जो भी आपको काम करने आता है, जैसे कई लोग, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो किसी फील्ड में काम कर रहे हैं, है ना, किसी शॉप में काम कर रहे हैं, 10 साल हो गए, बट 10 साल काम किया, उसके पास उनके उनके पास कोई उनका सर्टिफिकेट नहीं है कि मुझे कोई सेल्स का काम कर रहा है। तो 10 साल का सेल्स का एक्सपीरियंस, मतलब वो तो एक्सपीरियंस हो गया ना आदमी, और वो कहीं पे भी किसी दूसरी दुकान में भी जाके अगर चाहे तो वो सेल का काम कर सकते हैं, सेल्स का काम कर सकते हैं। तो दूसरी दुकान में जाके अगर वो ये बोले कि मुझे तो काम करने आता है, बट सामने वाला बोले कि आप एक कोई ऐसा सर्टिफिकेट दिखाओ जिसमें आप ये प्रूफ कर सको कि आपको ये काम करने आता है, तो उसके पास तो कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी कई बार जो लोअर लेवल पे लोग काम करते हैं, वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी नहीं लेते। तो जब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो कैसे वो बोलेंगे या प्रूफ करेंगे कि उसको उनको वो काम करने आता है। तो ऐसे लोगों के लिए गवर्नमेंट ने रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, आरपीएल, आरपीएल मोड ऑफ असेसमेंट किया है। इसमें क्या होता है कि पर्सन को थोड़ा सा जो गैप है, उस गैप को पढ़ाया जाता है और उनकी एक एग्जाम ली जाती है। मतलब ऐसा तो है नहीं कि कोई व्यक्ति को बिना पढ़ाए सीधा एग्जाम ले सकते हैं, है ना। तो थोड़ा सा उनको ओरिएंट किया जाता है कि एग्जाम किस तरह से होगा, जो आपका कोर्स है, इस कोर्स में मतलब जो आपसे एग्जाम लिया जाएगा, उस एग्जाम में ये सारे टॉपिक के ऊपर में क्वेश्चंस आएंगे। तो उन टॉपिक के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा उनको रिफ्रेश कराया जाता है, अप स्किल कराई जाती है, और फिर उसका उनका एग्जाम लिया जाता है। और वो एग्जाम में अगर वो पास हो जाते हैं तो उनको एक सर्टिफिकेट मिलता है, और वो सर्टिफिकेट ये प्रूफ करता है कि हाँ, आपको ये स्किल्स आती है या ये काम करने आपको आता है। ठीक है। तो ये रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग वाला जो फैसिलिटी है, जो पहले नहीं हुआ करता था, बट अब जो एनसीआरएफ आ गया है, इसके बाद में बहुत सारे एक्सपीरियंस लोगों को भी ये बेनिफिट करेगा कि उनकी स्किल्स को रिकॉग्नाइज किया जाएगा कि उनको क्या क्या काम आता है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, चाहे वो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डालने वाले हो, चाहे वो किसी शॉप में सेल्स का काम करने वाले हो, चाहे कोई भी वेल्डिंग का काम कर रहे हैं रोड में, मैकेनिक का काम कर रहे हैं, ऑटोमोटिव मतलब गाड़ी बनाने का काम कर रहे हैं, इन सभी लोगों को एक सर्टिफिकेट मिल सकता है अगर वो ये एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं तो। ठीक है। चलो, तो ये सारे एडवांटेज, हम 7 एडवांटेज अभी तक के देख चुके हैं एनसीआरएफ का। तो आगे देखते हैं कि एनसीआरएफ में और क्या क्या चीज कवर की गई है। ठीक है। इनमें से कहीं पे भी कोई भी चीज में अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ आपको क्वेश्चन पूछना है, आप बिल्कुल कमेंट में डाल के क्वेश्चन पूछिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं सारे क्वेश्चंस को एड्रेस करूं, उनको आंसर करूं। ठीक है। तो आप अपनी सारी क्वेरीज को प्लीज क्वेश्चंस करिए, जो भी क्वेरी है आपकी, कमेंट में आप उसको डालिए। तो अब ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन है हमारा क्वेश्चन एंड आंसर का। आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी प्रोग्राम मतलब प्रॉब्लम है, या कोई चीज ऐसा लगता है कि आपको कुछ पूछना है, तो आप मुझसे इस पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इट्स द ARO.com वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे भी आप बहुत सारे कोर्सेज है, प्रोग्राम है, वो अगर आप और अदर प्रोग्राम अगर आप करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे जाके भी ये डिटेल्स वगैरह निकाल सकते हैं। ठीक है। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रही है, कुछ भी करना है, आप प्लीज़ कमेंट करिए। मैं ट्राई करूंगा कि मैं आपके सारे क्वेश्चन का आंसर करूं। ठीक। तो चलो हम मिलते हैं फिर।